हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। हम कर रहे हैं क्वेश्चन आस्क्ड सीरीज इन 2024 और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है इंडियन पॉलिटी। और इंडियन पॉलिटी का ये जो पार्ट है, दिस इज द पार्ट 5 ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ठीक है, और इसके अंदर हम बात कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं बेसिकली जनवरी टू जुलाई तक के जो एग्ज़ाम्स हुए हैं डिफरेंट स्टेट्स के, यूपीएससी के, अदर एग्ज़ाम, जितने भी देश के अंदर एग्ज़ाम्स हुए हैं उसके अंदर जो पॉलिटी के क्वेश्चंस आए हैं उनको मैं सेपरेट कर कर आपके लिए लाया हूँ। ठीक है, और 4 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, तो आई होप सो आपने सभी पार्ट्स देखे होंगे। तो पार्ट 5 के अंदर कुछ और क्वेश्चंस को हम देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है। सो इस क्वेश्चन को आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले। ओके, तो यहाँ पर आप सबसे पहले देख सकते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। तो सबसे पहली स्टेटमेंट है, गवर्नर ऑफ अ स्टेट हु रिकॉग्नाइज एंड डिक्लेयर एनी कम्युनिटी ऑफ द स्टेट एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब। तो देखिए, गवर्नर नहीं, ये काम होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो भारत के राष्ट्रपति हैं, ये उनका काम है कि वो किसी भी कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब की कम्युनिटी के अंदर डाल सकते हैं। बेसिकली हमारे देश के अंदर जो कम्युनिटी सिस्टम चलता है, कास्ट सिस्टम बेसिकली हम बात करें तो एससी है कैटेगरी, एसटी कैटेगरी है, ओबीसी है एंड जनरल कैटेगरी आती है। और अभी आजकल एक नई रिसेंटली कैटेगरी लॉन्च हुई थी जो बेसिकली है ईडब्ल्यूएस की, है ना। तो इन कैटेगराइजेशन के अंदर एसटी कैटेगरी के अंदर जो किसी भी कम्युनिटी को डालने का अधिकार जो है वो किसके पास है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। बट हाँ, यहाँ पर वो गवर्नर जो है, जो गवर्नर होगा कंसर्न स्टेट का, उससे सलाह लेंगे, उससे कंसल्टेशन लेंगे, उसके बाद उस पर्टिकुलर कम्युनिटी को एसटी कैटेगरी के अंदर डाला जाता है। बट यहाँ पर डायरेक्ट गवर्नर जो है वो उसको कैटेगरी के अंदर नहीं डाल सकता। तो पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पर गलत है। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर कम्युनिटी डिक्लेयर्ड एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब। अगर जो किसी कम्युनिटी को, सपोज कर लीजिए कोई कम्युनिटी ए है, उस कम्युनिटी को एसटी कैटेगरी दे दी गई किस स्टेट के अंदर? झारखंड के अंदर। तो इसका मतलब ये नहीं कि झारखंड में दे दी गई तो उसी पर्टिकुलर ए कम्युनिटी के को बिहार के अंदर एसटी कैटेगरी में रहे, उसके लिए उसको अलग से करना पड़ेगा? नहीं। अगर जो एक स्टेट में हो गई तो देश के अंदर जहाँ जहाँ भी उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग रहते हैं वो एसटी कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो नीड नॉट टू डू ऑन अनदर साइड। ठीक है, मतलब कम्युनिटी डिक्लेयर्ड एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब इन अ स्टेट, किसी स्टेट में कम्युनिटी डिक्लेयर कर दी गई है, नीड नॉट डू टू, मतलब वो दूसरे स्टेट में सेम चीज़ करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। सेकंड करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर। सो ओके, ये क्वेश्चन आपका रिट्स से रिलेटेड है। तो रिट्स की जब हम बात कर रहे हैं, रिट्स ऑफ प्रोहिबिशन, रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज एन ऑर्डर इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और हाई कोर्ट। ठीक है, तो ये इशू किया जाता है टू द लोअर कोर्ट प्रोहिबिटिंग कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोसीडिंग इन केस ऑफ, इन एनी केस। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर तो ऑप्शन नंबर सी होगा। बट हम यहाँ पर थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन को डिस्कस कर लेते हैं जो कि रिगार्डिंग है रिट। तो रिट के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो रिट इशू कौन करता है? रिट इशू की जाती है अगेंस्ट फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट इशू की जाती है। कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट थ्रू आर्टिकल 32 के तहत इशू करता है और हाई कोर्ट इशू करता है आर्टिकल 226 के तहत। ठीक है, अब जो रिट्स के बारे में हम बात करें तो रिट्स जो है वो बेसिकली 5 टाइप की रिट्स आपको देखने को मिलती हैं। सबसे पहली रिट है जिसे मैं यहाँ पे लिख दूँ, हिबस कॉर्पस, हिबस कॉर्पस। ठीक है, हिबस कॉर्पस जो पहली रिट है, उसका लिटरल मीनिंग जो होता है, लिटरल मीनिंग होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, टू हैव द बॉडी ऑफ। ठीक है, मैं ये लिटरल मीनिंग इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार कई एग्जाम्स में लिटरल मीनिंग्स भी पूछ ली जाते हैं, मैच ऑफ द फॉलोइंग या फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में, कैसे भी बनाकर। ठीक है, तो जो हिबस कॉर्पस जो रिट है, ये इशू की जाती है टू प्रोड्यूस किसी भी ऐसे पर्सन को जिसको आपने डिटेन किया हुआ है, उसको आप कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करें या फिर उसे रिलीज कर दें अगर जो उसकी डिटेंशन या उसकी गिरफ्तारी इलीगल है उस केस के लिए। ठीक है, दूसरी होती है आपकी हिबस कॉर्पस के बाद मैंडमस। मैंडमस, मैंडमस रिट का जो लिटरल मीनिंग होता है वी कमांड, वी कमांड, लिटरल मीनिंग है वी कमांड। ठीक है, और ये इशू की जाती है लोअर कोर्ट या पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट जो पब्लिक के अगेंस्ट या पब्लिक के लिए जो प्रॉपरली अपना फंक्शन नहीं कर रही हैं। ठीक है, एंड थर्ड रिट होती है यहाँ पर आपकी प्रोहिबिशन।
जो आपने देखा है अभी क्वेश्चन में यही पूछा गया था। प्रोहिबिशन का लिटरल मीनिंग होता है टू फॉरबिड, टू फॉरबिड। एंड फोर्थ वन है हमारी यहाँ पर सर्टियोरी, इसका मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड, टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड, टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड, ये बेसिकली इसका लिटरल मीनिंग होता है। और ये आपकी इशू की जाती है स्क्वैशिंग, जो ऑलरेडी बेसिकली ये कह लीजिए जजमेंट पास हो चुका है इंफीरियर कोर्ट के द्वारा, उसको स्क्वैश करने के लिए ये रिट जो है वो इशू करी जाती है। पांचवी रिट है आपकी क्वा वारंटो, क्वा वारंटो, इसका लिटरल मीनिंग होता है बेसिकली आपका ये बाय व्हाट अथॉरिटी, बाय व्हाट अथॉरिटी। ठीक है, तो ये इशू की जाती है रिस्ट्रेनिंग अ पर्सन जो कि होल्ड करता है पब्लिक ऑफिस और जो अपनी ड्यूटीज को प्रॉपरली फुलफिल नहीं कर रहा है। ठीक है, उसके अगेंस्ट ये इशू करी जाती है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद रेफरेंस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट है प्रोरोगेशन ऑफ अ हाउस बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट रिक्वायर द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। नहीं, ये नहीं होगा, पर डज नॉट वर्ड जो है ये गलत कर दे रहा है पूरी स्टेटमेंट को। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की जो एडवाइस है वो यहाँ पर ज़रूरी है। और इसके लिए आर्टिकल 82 के क्लॉज 2 के अंदर मेंशन किया गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस जो है वो यहाँ पर ज़रूरी होती है। ठीक है, प्रोरोगेशन ऑफ अ हाउस इज जनरली डन after the house is adjourned since die, but there is a no bar to the president of India prorogating the house which is in session। तो ये स्टेटमेंट तो आपकी क्या है, करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा इज डन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु सेव्ड इन द एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस डज सो ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट भी आपकी क्या है, करेक्ट है। दोनों सेकंड एंड थर्ड करेक्ट हैं। दैट मीन्स यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा ओके, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, विद रेफरेंस टू द स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्पीकर ऑफ लोकसभा से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। तो while any resolution for removal of the speaker of lok sabha is under consideration, अगर जो स्पीकर ऑफ लोकसभा को जा रहा है, हटाना है बेसिकली, या हटाया जा रहा है, उसको रिमूव करने की प्रक्रिया चल रही है, तो उस दौरान क्या क्या चीज़ें होंगी। तो ही और शी जो भी व्यक्ति है, भाई कोई व्यक्ति पुरुष भी हो सकता है, कोई महिला भी हो सकती है वहाँ पर, तो जो भी व्यक्ति वहाँ पर मौजूद है, शेल नॉट प्रिसाइड, वो उस पर्टिकुलर हाउस की अध्यक्षता नहीं करेगा। पहली बात तो ये तो करेक्ट है। भाई आप अध्यक्ष को ही हटाने का प्रोसेस कर रहे हो, तो वहाँ पर उसी को आप चेयरपर्सन की पोस्ट पर या सीट पर नहीं बिठा सकते, उसको वहाँ से हटना होगा। पहली बात, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट है शी शैल नॉट हैव टू राइट टू स्पीक। भाई देखिए, वो स्पीक कर सकते, बिल्कुल ऐसा नहीं कि भाई देखिए आपने इल्ज़ाम लगाया कि आपको हटाना है और आपके खिलाफ केस चल रहा है, और ऐसा नहीं हो सकता कि आपको बोलने का अधिकार ना मिले। वो व्यक्ति बोल सकता है, ही कैन स्पीक कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है, जो भी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उसके अंदर, सभी प्रोसीडिंग्स के अंदर पार्टिसिपेट भी कर सकता है। तो ये गलत हो गया सेकंड। थर्ड क्या है, ही शैल नॉट बी एंटाइटल टू वोट ऑन द रेजोल्यूशन इन द फर्स्ट इंस्टेंट। देखिए, फर्स्ट इंस्टेंट में तो वोट करने का इसको अधिकार है, मतलब पहली जो वोटिंग होगी उसमें उसे अपने पक्ष में, या अब जाहिर सी बात है कोई भी वोट देगा तो अपने पक्ष में ही देगा, अपने विरोध में थोड़ी देगा, है ना। तो अपने पक्ष में पहले जो इंस्टेंट है उसमें वोट देने का तो अधिकार है, बट जो कंडीशन है कि अगर जो वोटिंग आपकी 50-50 हो जाती है, कि मतलब 50-50 वाला रेशियो बन जाता है ना, आधा आधा जब वोटिंग हो रही है, तो उस टाइम पर जब डिसाइडिंग फैक्टर है तो वहाँ पर वो अपना वोट नहीं कास्ट कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पर नॉट एंटाइटल्ड इन फर्स्ट इंस्टेंट ये गलत है, उसे फर्स्ट इंस्टेंट में वोट देने का बिल्कुल अधिकार है। तो क्वेश्चन में सिर्फ एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, ओनली वन स्टेटमेंट, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेगा, हु कैन डिसॉल्व द जिला पंचायत। तो यहाँ पर सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये जिला पंचायत को डिसॉल्व करने का अधिकार जो है वो किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास है। और जिला पंचायत या जिला परिषद, इनका चुनाव जो है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नॉट 92। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न विद द पंचायत। कौन सी चीज़ पंचायत से संबंधित नहीं है। स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करता है पंचायत इलेक्शन, ये बिल्कुल करेक्ट है आपका, बिल्कुल करेक्ट है।
ठीक है। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 74th, जो 74th, देखिए 2 अमेंडमेंट हुई थी, एक तो 73rd अमेंडमेंट थी, 73rd अमेंडमेंट 1992, ये बात करती है किसके बारे में, पंचायत के बारे में, पंचायत। फिर हुई थी 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, ये उसी साल में हुई थी, ये बात करती है म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में, नगर निगम, म्यूनसिपैलिटीज़, ठीक है। तो यहाँ पर 74 की बात कर रहा है और ये पंचायत के बारे में बात कर रहा है, तो भैया तो म्यूनसिपैलिटी का है, तो करेक्ट आंसर तो आपको ऑप्शन नंबर 2 मिल गया, ठीक। इसके साथ साथ अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, पंचायत है तो इसके आर्टिकल्स के बारे में, कौन कौन से आर्टिकल्स यहाँ पर रिलेटेड है। तो आर्टिकल 243A से लेकर 243P तक, नहीं पी सॉरी ओ तक, 243O, ये आर्टिकल्स आपके पंचायत के आते हैं। म्यूनसिपैलिटीज़ के जो आर्टिकल्स हैं 243P2, 243 पे ZG तक आता है आपका म्यूनसिपैलिटीज़ के अंदर। इसके साथ साथ एक और चीज़ आती है आपकी एड ऑन, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का जो आर्टिकल है वो है आपका 243ZH से लेकर 243ZT तक, ठीक है। तो ये आर्टिकल्स का डिवीजन भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला स्टेटमेंट है यहाँ पर, देयर शैल बी अ फिक्स्ड 5 ईयर फॉर ऑल पंचायत, भाई 5 साल का फिक्स होता है। कोई भी पंचायत डिसॉल्व हो सकती है, पंचायत का जो मेंबर है वो रिज़ाइन कर सकता है बिफोर द टाइम डेफिनेटली, बट 5 साल के लिए फिक्स होता है। फ्रेश इलेक्शन जो है वो अगले 6 महीने के अंदर कंटिन्यू किए जाएंगे या होंगे जब पंचायत डिसॉल्व हो जा रही है। तो ये बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर क्या है, वो गलत है क्वेश्चन में, और वही आपसे पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं हम, पर्सन एसोसिएटेड विद PIL। PIL जनहित याचिका आपने सुना होगा, जिसे हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के नाम से जानते हैं। बहुत सारी लोगों ने शायद दायर भी की होंगी, PILs नाम भी सुना होगा, न्यूज़ में आजकल अक्सर आती रहती है। तो इस PIL के का जो ये टर्म बेसिकली है, PIL चीज़ आई भारतीय कानून व्यवस्था में या न्याय प्रक्रिया में, तो वो उसकी कौन से जज, बेसिकली इन जजेस के बारे में बात की गई है, कौन सा व्यक्ति यहाँ पर एसोसिएटेड है। तो इससे एसोसिएटेड 2 व्यक्ति हैं, एक का नाम था जस्टिस VR कृष्णा अय्यर, और दूसरे थे जस्टिस PN भगवती, ठीक है, जस्टिस PN भगवती और जस्टिस VR कृष्णा अय्यर। तो यहाँ पर आंसर है ऑप्शन नंबर A, भगवती अय्यर। अब PIL क्या है, ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है पब्लिक, जो आम जनता है उनके इंटरेस्ट को, जैसे कि पॉल्यूशन, टूरिज्म, रोड सेफ्टी, कॉन्स्टिट्यूशनल हजार्ड, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें जो आम जनता से संबंधित है उनको बचाने का काम यहाँ पर करता है। और ये बेसिकली अगर जो मैं बात करूँ, PIL का जो कॉन्सेप्ट है वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, या बेसिकली आप कह लीजिए कि अमेरिकन ज्यूरिप्रूडेंस से लिया गया है, और ये एक इम्पॉर्टेंट टूल है फॉर द जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का एक इम्पॉर्टेंट टूल भी कहा जाता है। कभी कभी ये पूछा जा सकता है कि भाई विच पार्ट इज द नोन एज द जुडिशियल टूल ऑफ द जुडिशियल रिव्यू, सो PIL इज द करेक्ट आंसर, वहाँ पर रहेगा आपका। एक नाम यहाँ पर है जस्टिस RN मिश्रा। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन नंबर A मिल चुका है। हम जस्टिस RN मिश्रा के बारे में बात करते हैं। तो इनका नाम बेसिकली फेस एक्चुअली कुछ कई सारे केसेस होते हैं हर जज के लाइफ टाइम में, या जब उस जज होते हैं बेसिकली, तो कुछ इंपॉर्टेंट केसेस आते हैं, तो उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। पर्टिकुलर RN मिश्रा की हम बात करें तो भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी, भोपाल गैस ट्रेजेडी, आपको ध्यान होगा, भोपाल गैस ट्रेजेडी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो 1989 का जो ये जजमेंट था वो इन्हीं के टाइम पर आया था। जस्टिस मीरा साहिब फातिमा बीवी, तो इनके टाइम पर जो ये बेसिकली टाइम, इनके टाइम पर कोई जजमेंट तो नहीं था, बट शी इज द फर्स्ट वुमेन जज इन सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये पहली महिला जज थी, तो ये नाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये केरला से थी बेसिकली। जस्टिस वेंकटाचलय, तो जस्टिस वेंकटाचलय जो है, ये देखिए ये सारी 5 जज बेंचेस हैं, 5 जज बेंचेस थी ये सारी, तो ये भी एक 5 जज बेंच थी। जस्टिस वेंकटाचलन, इन्होंने बेसिकली एक इस्माइल फारूकी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया
जो 1993 का केस था जो कि रिलेटेड था विद द अयोध्या बाबरी मस्जिद डिस्प्यूट, उस पर अपना फैसला दिया था उस टाइम पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा अगला क्वेश्चन है कौन सी चीज बाय डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है? सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्टली आप बता सकते हो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। अब सवाल ये है कि आयरलैंड से और क्या क्या लिया गया है, उसको देखते हैं फटाफट। डीपीएसपी तो हो ही गया। फिर नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स राज्यसभा मेंबर्स का नॉमिनेशन भी हमने यहीं से लिया है। और क्या लिया है हमने? मेथड ऑफ इलेक्शन किसके इलेक्शन का? प्रेसिडेंट के इलेक्शन का मेथड जो है वो हमने आयरलैंड से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। कनाडा की बात करें तो कनाडा से हमने ये जो फेडरेशन है, फेडरेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंटर, जो केंद्र है वो स्ट्रॉन्ग होगा, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो हमने कनाडा से बोरो किया है। रेसिड्यूरी पावर जो है, पावर्स वो किसके पास रहेंगी? सेंटर के पास रहेंगी, ये भी हमने यहीं से लिया है। और एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन किसकी? सुप्रीम कोर्ट की। ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी हमने कनाडा से बोरो किया है। रशिया की बात करें तो रशिया से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कॉन्सेप्ट और जो आइडिया है, आइडिया ऑफ जस्टिस, ठीक है, स्पेशली जो हमने प्रियम्बल में मेंशन्ड है, जो कि आपका सोशलिस्ट, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस है। ये आपने देखा होगा, जो प्रियम्बल है उसमें मेंशन्ड है कि जस्टिस 3 टाइप का है, सोशलिस्ट जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। ये कॉन्सेप्ट भी हमने कहाँ से लिया है? रशिया से। रशिया दैट इज यूएसएसआर। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर है आपका ऑप्शन नंबर डी, आयरलैंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम फटाफट अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर। ओके, यहाँ पर आपको बताना है कौन सा आर्टिकल जो है वो इनकरेक्टली मैच्ड है। तो आर्टिकल 243, देखिए ये सारे आर्टिकल्स आपके कहाँ जा रहे हैं? ये आपको जो पंचायत, म्यूनसिपैलिटीज़ वहाँ वाला सेक्शन दिखा रहा है, क्योंकि 243 उन्हीं से रिलेटेड है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला आर्टिकल जो है आपका यहाँ पर 243 के, ये स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करता है, ये करेक्ट है। स्टेट फाइनेंस कमीशन, ठीक है, ये बात करता है 243 आई। 243 एफ क्वालिफिकेशन के बारे में बात नहीं करता ये इलेक्शन में। 243 एफ बात करता है, इट टॉक्स अबाउट द डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर, डिसक्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबरशिप। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 243 ये आपका बात करता है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के बारे में। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर अगला। ओके, ये आर्टिकल्स हैं, इनको आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग में लगाना है। देखिए आर्टिकल 233 अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज के बारे में बात करता है। 235 का कंट्रोल ओवर द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में है। 227 द हाई कोर्ट पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस ओवर द ऑल कोर्ट्स ऑफ द स्टेट, ये है। 226 आपका पावर ऑफ द हाई कोर्ट टू इशू द रिट, जैसे हमने बात करी थी। अप्रोप्रिएशन बिल आता है आपका आर्टिकल नंबर 114 के अंदर। ठीक है, तो आपका मैच क्या हो जाएगा? ए बी सी डी, दैट इज ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें कुछ बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन का नहीं होता है, डायरेक्ट होते हैं। ये भी जैसे एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कितने लोगों को नॉमिनेट करते हैं? ये 12 मेंबर्स जो हैं, 12 मेंबर्स जो हैं उनको नॉमिनेट करते हैं किसके अंदर? राज्यसभा के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, ये भी एक डायरेक्ट और सिंपल क्वेश्चन है, लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर आता है आपका स्टेट लिस्ट के अंदर। ठीक है, स्टेट लिस्ट के अंदर लोकल गवर्नमेंट, कैपिटल टैक्स या लॉ एंड ऑर्डर, ये सारी चीज़ें आएंगी। और मैरिज एंड डाइवोर्स, ठीक है, ये आएगा आपका कंकरेंट लिस्ट के अंदर। ठीक है, इसके अंदर क्रिमिनल लॉज, बैंक करप्सी, इंसॉल्वेंसी, सिविल प्रोसीडर्स और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इस जैसी विषय जो है वो कंकरेंट लिस्ट के अंदर आते हैं। यूनियन लिस्ट के अंदर आएगा डीलिमिटेशन कमीशन। ठीक है, डीलिमिटेशन ऑफ कंटोनमेंट एरिया बेसिकली यूनियन कमीशन लिस्ट के अंदर आएगा। साथ साथ हम यहाँ पर बात करें इंटर स्टेट रिवर, सिटीजनशिप, फॉरेन पॉलिसीज, आर्मी, बीएसएफ, ये सब चीज़ें जो बेसिकली ऑल ओवर इंडिया से संबंधित है, वो सारी चीज़ें यूनियन लिस्ट के अंदर आती हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए बी, ऑप्शन नंबर ऑप्शन सी यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, नेम द कमिटी अपॉइंटेड इन 1986 में एक कमेटी अपॉइंट की गई थी राजीव गांधी के द्वारा, रिविटलाइजेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन फॉर डेमोक्रेसी एंड द डेवलपमेंट के लिए। तो ये थी एल एम सिंघवी। ठीक है, एल एम सिंघवी कमेटी थी 1986 के अंदर। ठीक है, 1986 के अंदर ये कमेटी थी। देखिए मैं सभी कमेटियाँ उसके ईयर्स आपको जरूर आमतौर पर मैं लिखवा देता हूँ, बता भी देता हूँ, ताकि आप जब कभी रिवाइज करो, कि कई बार ना क्वेश्चन ऐसा आता है
कि ये ईयर्स के साथ में मैच करो, तो वहाँ पर हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए जितनी बार आप देखोगे सुनोगे उतना ज़्यादा आपको आसानी से याद रहती है। अशोक मेहता कमेटी 1977, जीवी के राव कमेटी जो है आपकी, ठीक है, ये आपकी 1986 में आई थी, और बलवंत राय मेहता कमेटी ये आपकी आती है 1957 के अंदर, ठीक है, 1957 के अंतर्गत। अब देखिए जो ये कमेटी थी हमारी, तो ये जो कमेटी थी एल एम सिंघवी, इन्होंने ये रिकमेंडेशन किया था कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी मिले, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो है वो दी जाए, ठीक है, रिकॉग्निशन दिया जाए, मान्यता दी जाए, और प्रोटेक्ट किया जाए और प्रिजर्व किया जाए, ठीक है। मतलब इन सब चीज़ों को करने की ज़रूरत है। इस रिकमेंडेशन, ये रिकमेंडेशन बेसिकली एल एम सिंघवी कमेटी की थी, ठीक है। और ये सारी कमेटी जो है वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से हैं। अक्सर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है मैच ऑफ द फॉलोइंग को लेकर, ठीक है। कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू है रिलेटेड द 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, ठीक है। 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में कहा गया था कि जो ये देता है आपका इफेक्ट टू द एक्सचेंज ऑफ सर्टेन टेरिटरीज ऑफ इंडिया बाय द बांग्लादेश। देखिए इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कुछ टेरिटोरियल विवाद काफ़ी लंबे समय से चल रहा था, उसको 100th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा सुलझाया गया था, ठीक है। एक्चुअली क्या था, सपोज ये समझ लीजिए ये इस तरीके का बॉर्डर है, यहाँ पर कुछ ऐसे एरियाज थे या कुछ विलेजेस थे, ये इस तरीके से, ये जो देखिए ये है आपका बांग्लादेश, ये है इंडिया। तो बांग्लादेश के ये बॉर्डर्स जो थे, मतलब इस बॉर्डर के इस तरफ के जो ये एरियाज थे, ये गांव थे, ये बेसिकली इंडिया के थे, और यहाँ पर जो कुछ एरिया था ये बांग्लादेश का था। तो इस प्रॉब्लम को, इस डिस्प्यूट को सुलझाया गया था इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट के द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ट्रू पूछा गया था, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 10% रिजर्वेशन जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए आता है 103rd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, और ये जो 100 अमेंडमेंट हुआ था ये 2015 में हुआ था, 2005 नहीं, 2015 के तहत, ठीक है। और आपको रिसेंटली पता है 370 आर्टिकल जो है ये हटाया गया है, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, और जो लद्दाख है आपका वो परमानेंट यूनियन टेरिटरी है, जम्मू कश्मीर टेम्परेरी है, उसे स्टेट हुड का दर्जा मिलेगा जब वहाँ पर चीज़ें सामान्य होंगी। तो ये चीज़ हुई थी, ये भी कई बार पूछ लेते हैं, बट नॉट टू मच इंपॉर्टेंट, बट हाँ पूछ लेते हैं। 5 अगस्त 2019 को ये चीज़ हुई थी, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट कन्फर्ड वुमेन द राइट टू वोट, ओके। तो राइट टू वोट फॉर द वुमेन्स, ये चीज़ कहाँ, कौन से एक्ट में आती है? ये आती है 1919 के एक्ट के अनुसार, ठीक है, 1919 का एक्ट। अब बेसिकली बिटवीन 1919 एंड 1921, ठीक है, इस दौरान बॉम्बे, बेसिकली जो प्रोविंसेस थे, स्पेशली मैं बात करूँ, पहली बार बॉम्बे और मद्रास जो प्रोविंसेस थे वहाँ पर पहली बार लिमिटेड वोट वुमेन्स के लिए अलाउ किया गया था। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस 1951 में जितनी भी भारत के अंदर महिलाएं थी उनको ये अधिकार था कि भाई वो वोटिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकती हैं, ठीक है। तो वोटिंग वाली चीज़ जो आती है वो 1919 के अंदर आती है। इसके बाद हम बात करें पर 1909 की, तो 1909 के अंदर क्या क्या चीज़ें हुई, जैसे कि जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसकी जो संख्या है वो 16 थी, उसे बढ़ाकर 60 कर दिया गया था। साथ साथ क्या होता है कि सेपरेट इलेक्टोरेट का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर आता है, किसके लिए? मुस्लिम्स के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आता है कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहाँ पर एक, ठीक है, एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर जो वायसरॉय की लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें एक इंडियन को पहली बार चुना गया था मेंबर को एज अ लॉ मेंबर, वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को यहाँ चुना गया था। 1935 की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर देखिए डायर की 1919 में डायर की जो है, एक मिनट, हम 19 की बात कर रहे थे ना, सॉरी ये था, ओके, हाँ 1919 के अंदर, राइट, 1919 के अंदर, 19 की यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। 1919 के अंदर, इसे रबी कर देते हैं पहले तो, नहीं तो कन्फ्यूजन हो रही है। 1919 के अंदर बेसिकली क्या होता है, वो डायरकी का जो कॉन्सेप्ट था वो इंट्रोड्यूस होता है कहाँ पर? प्रोविंसेस के अंदर, ठीक है, प्रोविंसेस के अंदर। और साथ साथ जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसकी इस्टेब्लिशमेंट की जाती है, गवर्नमेंट करती है। बाई कैमरल लेजिस्लेशन, उसकी स्थापना यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। और साथ साथ अगर जो हम बात करें 1935 की, तो 1935 के एक्ट के अनुसार
जो डायरकी का जो कॉन्सेप्ट था, यही वाला जो डायरकी का कॉन्सेप्ट था, उसको प्रोविंसेस के अंदर क्या कर दिया गया था, खत्म कर दिया जाता है और उसे कहाँ ले आते हैं हम, सेंटर के अंदर। डायरकी का कॉन्सेप्ट सेंटर में चला जाता है और यहाँ पर फेडरल कोर्ट की स्टैब्लिशमेंट होती है, आरबीआई की स्टैब्लिशमेंट होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की स्टैब्लिशमेंट भी आपके कोलकाता के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द इलेक्शन कमीशन इस्टेब्लिश्ड फर्स्ट टाइम। तो इलेक्शन कमीशन आपका 25 जनवरी 1950 को इस्टेब्लिश किया जाता है। इलेक्शन कमिश्नर की बात करते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, तो आर्टिकल नंबर 324 इसके लिए आर्टिकल मेंशन्ड है। और भारतीय इलेक्शन कमीशन के अंदर पहले तो एक ही थे, अब नाउ एट प्रेजेंट की बात करें, एक होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और साथ साथ होते हैं 2 इलेक्शन कमिश्नर्स चीफ। और इन सभी की नियुक्ति जो है वो किसके द्वारा की जाती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है। 6 साल के लिए चुने जाते हैं या फिर 65 साल की उम्र इनकी अटेंड हो जाए, वट एवर विल कम्स फर्स्ट। और इनकी जो रैंकिंग है, मतलब इनका जो पद है इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया या चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, इनका जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट, उसके बराबर होता है। और इनका जो अगर जो रिमूवल करना है तो उसके लिए इम्पीचमेंट का प्रोसेस आपका लगता है। इम्पीचमेंट का प्रोसेस आपको लगता है जब इनको आपको उनके पद से हटाना होता है। ठीक, और इनका कोई डिसीजन अगर जो है तो उसको आप चैलेंज कर सकते हो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में थ्रू द जुडिशियल रिव्यू के कॉन्सेप्ट के थ्रू। ठीक है, करेक्ट। चलिए, ये था हमारा ये वाला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, प्रोविजन ऑफ इमरजेंसी, ओके, ड्यूरिंग द प्रोविजन ऑफ इमरजेंसीज and suspension of fundamental rights during the emergency were borrowed from which country। ओके, जो इमरजेंसी के दौरान जो फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट है कि उसे सस्पेंड किया जाएगा, तो ये कॉन्सेप्ट आपने कहाँ से बोरो किया है। तो देखिए यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन होना चाहिए था, वो मिस प्लेस है, बेसिकली यहाँ पर गायब हो गया है, दैट इज जर्मनी। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जर्मनी। अब ठीक है, अब जर्मनी के बाद हम यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कुछ, ये जो है हमारा जैसे यूएसए लिखा हुआ है, जो यूएसए से हमने क्या क्या बोरो किया है। यूएसए से हमने फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट बोरो किया है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का कॉन्सेप्ट बोरो किया है, जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट बोरो किया है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट भी हमने यहीं से लिया है, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमने यहीं लिया है, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति का जो कॉन्सेप्ट है पद का, वो भी हमने कहाँ से लिया है, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। साउथ अफ्रीका की बात करें तो साउथ अफ्रीका से हमने प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट संशोधन का जो प्रोसेस है उसको हमने यहाँ पर बोरो किया है। और जो इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा होंगे वो कॉन्सेप्ट भी हमने यहीं से लिया है। आयरलैंड से हमने क्या लिया है, आयरलैंड से हमने लिया है डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट, नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा। देखिए, इलेक्शन ऑफ जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं राज्यसभा के वो हमने साउथ अफ्रीका से लिया है, बट जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे ऑफ राज्यसभा के वो कॉन्सेप्ट हमने आयरलैंड से लिया है। और इलेक्शन किसका, प्रेसिडेंट का इलेक्शन का जो मेथड है वो भी हमने कहाँ से लिया है, आयरलैंड से लिया है। ठीक है, तो ये यहाँ पर कुछ चीज़ें हो गई अदर कंट्रीज से रिलेटेड। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर तो ऑप्शन 4 था, बट अनफॉर्चुनेटली वो मिस हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो which one of the following schedule gives the information about the languages। okay, तो लैंग्वेजेस के बारे में यहाँ पर आपका बात करता है 8वां शेड्यूल। भारत में अभी तक 22 लैंग्वेजेस एडेड हैं इस शेड्यूल के तहत। ठीक है, तो सबसे पहले हम फटाफट क्विकली इन सभी शेड्यूल्स के बारे में देख लेते हैं। पहला शेड्यूल बात करता है नेम ऑफ द स्टेट एंड द यूटी, यूनियन टेरिटरी के नाम के बारे में। सेकंड शेड्यूल जो है वो बात करता है आपका अलाउंसेस के बारे में, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस, इन सब के बारे में। किसके बारे में, ये आपके प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट हो गए, गवर्नर हो गए, स्पीकर्स हैं, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, या आपका चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। ठीक है, ये सभी लोग यहाँ पर आते हैं। तो देखिए इसको मैंने, और ये आपका होता है थर्ड में ओथ एंड अफर्मेशन। ठीक है, ये आता है ओथ एंड अफर्मेशन में, जैसे यूनियन मिनिस्टर्स, एमपीज, जजेस ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सीईजी। ठीक है, इन सभी का ओथ एंड अफर्मेशन यहाँ पर आता है। अब देखिए कई बार शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3 में कन्फ्यूजन होती है, तो इसको याद करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि शेड्यूल 2 के अंदर वो लोग होंगे जो बड़े लोग हैं, मतलब इसके अंदर बड़े लोग,
और यहाँ पर थोड़े छोटे लोग, ठीक है। मतलब देखिए यहाँ पर वो लोग हैं जो टॉप पोजीशन वाले हैं, है ना, स्टेट में सेंटर में जो टॉप पोजीशन पर उन लोगों की बात करते हैं। और जो थर्ड शेड्यूल है उसमें उससे नीचे वाले लोग आते हैं, ठीक। फोर्थ शेड्यूल के अंदर क्या आता है? फोर्थ शेड्यूल के अंदर आता है आपका अलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। फिफ्थ शेड्यूल आपका होता है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज बेसिकली। सिक्स शेड्यूल के अंदर आता है आपका एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एंड ट्राइबल एरिया इन पार्टिकुलरली असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है। इन 4 स्टेट्स के लिए आपका 6 शेड्यूल है। 7th शेड्यूल आपका क्या है? ये आपका बात करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स के बारे में। 7th शेड्यूल जो है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, जिसके अंदर हम सेंट्रल यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के बारे में बात करते हैं। 8th शेड्यूल आपका लैंग्वेजेस के बारे में है। 9th शेड्यूल आपका किसके बारे में है? ये है आपका लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है, लैंड रिफॉर्म। एंड 11th 9th और 10th है एंटी डिफेक्शन लॉ आता है। 11th शेड्यूल में आपका पंचायती राज या पंचायत से रिलेटेड है। 12th शेड्यूल आपका म्यूनसिपैलिटीज से है, ठीक है। तो ये आपके 12 शेड्यूल से आपको फटाफट याद होनी चाहिए, ठीक है। 8th शेड्यूल आपको पता ही हो गया। 5th शेड्यूल बताइए फटाफट, यहाँ पर आप रिवाइज कर लेते हैं एक बार। एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स आएगा। 3rd शेड्यूल क्या था? ओथ एंड अफर्मेशन, किसकी? यूनियन मिनिस्टर, एमपी, जजेस, सीएजी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इन सब के बारे में। 12th शेड्यूल आपका म्यूनसिपैलिटीज के बारे में, ठीक है। तो क्लियर? तो ये 12 शेड्यूल जो है आपको तो बिल्कुल कंठस्थ होने चाहिए, बोलने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट एंजॉय स्पेशल प्रोविजन अंडर आर्टिकल 371 एंड इट्स सब क्लॉज? ओके, देखिए गोवा के लिए जो क्लॉज है, ठीक है, गोवा के लिए जो क्लॉज है वो आता है गोवा से पहले हम सबको बात कर लेते हैं, है ना। 371 हो गया यहाँ पर, फिर ए, बी, सी, डी एंड डी के साथ ई भी आएगा, डी ई दोनों साथ में है, एंड एफ आएगा, जी आएगा, एच, आई एंड जे, लास्ट में जे भी है यहाँ पर, ठीक। तो देखिए ये आता है आपका महाराष्ट्र एंड गुजरात के लिए। वो ए है आपका नागालैंड, बी है आपका असम, सी है मणिपुर, डी एंड ई जो है वो है आंध्रा एंड तेलंगाना। एफ आपका आता है एफ किसका है? ये एफ है आपका सिक्किम के लिए, सिक्किम। जी है मिजोरम। एच है आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक। आई है आपका गोवा के लिए, और जे है आपका कर्नाटक और हैदराबाद का जो जोन है, कर्नाटक हैदराबाद, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछा नॉट, गोवा के लिए आपको मिल गया आई। सिक्किम है आपका किस में आ रहा है? सिक्किम भाई एफ में, अरुणाचल प्रदेश और आंध्रा आ रहा है आपका डी एंड एफ के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर तमिलनाडु के लिए कोई सा भी नहीं है, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। तो जितने भी ये पॉइंट्स मैंने आपको बताए बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है और पूछा जाएगा आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील्स विद द यूनिफॉर्म सिविल कोड? सिंपल क्वेश्चन है, आर्टिकल 44। आर्टिकल 32 क्या है? ये आपका रिट इशू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है, जिसे हार्ट एंड सोल किसने कहा था? बी आर अम्बेडकर जी द्वारा कहा गया था, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 44 पता ही है। आर्टिकल 69 ओथ के बारे में बात करता है, किसकी? वाइस प्रेसिडेंट की ओथ के बारे में। 98 है कि ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट हैव अ सेपरेट सेक्रेटेरिएट स्टाफ। ये चीज़ें मेंशन है किसमें? आर्टिकल 98 के अंतर्गत, ओके। सो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट? कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम डिवीजन कर लेते हैं यहाँ पर। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट मैं सीपी लिख देता हूँ, और इधर कर देते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, एनसीपी, ठीक है, या डिपार्टमेंट या पोस्ट आप जो भी कह लीजिए, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए एक आता है इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324, मैं आर्टिकल भी लिख रहा हूँ साथ साथ, आपको ध्यान रखना है। यूपीएससी ये आपका आता है 315 से लेके 323 तक। फिर एसपीएससी या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये भी आपको 315 से लेके 323 के बीच में मिलेंगे इसके प्रोविजंस। और फाइनेंस कमीशन आता है 280 के अंतर्गत। एंड नेशनल कमीशन फॉर एससी
नेशनल कमीशन फॉर एसटी और नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी। तो इसके लिए आर्टिकल 338 है, 338 ए है ए, और यहाँ पर है आर्टिकल 338 बी। ठीक है, इसके साथ साथ हम बात करें अगर जो सी ए जी 148 आर्टिकल्स, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा, अटॉर्नी जनरल, ठीक है, 76 आर्टिकल एंड एडवोकेट जनरल दैट इज 165 आर्टिकल्स। ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती हैं ये सारी। और एक पोस्ट और है यहाँ पर, स्पेशल ऑफिसर ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, ये आर्टिकल 350 बी के तहत आता है। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखने से। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में आपका नीति आयोग आता है, नीति आयोग, देन एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एंड स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, एंड आपका ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एंड लोकपाल लोकायुक्त, और साथ में आपका CIC सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। ये सारे क्या हैं? आपके नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आप ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, नॉट पूछा गया था, है ना, नॉट। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर आपको पता लग गया, यहाँ पर है। चेयरमैन ऑफ ह्यूमन राइट कमीशन भैया यहाँ पर था, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पर तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2। अटॉर्नी जनरल आपको यहाँ पर था, प्राइम मिनिस्टर तो यहाँ पर आएगा ही नहीं। ठीक है, तो क्या हो गया भाई, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, विद रेफरेंस टू द फंडामेंटल ड्यूटीज विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी वॉज सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। स्वर्ण सिंह कमेटी, ये कब बनी थी? ये बनी थी 1976 के अंतर्गत। ठीक है, और फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर आपका पार्ट 4A आ जाता है, आर्टिकल 51A होता है। इनिशियली यहाँ पर 10 फंडामेंटल राइट्स थे, फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी। 86th अमेंडमेंट जो 2002 में आता है, उसके तहत 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी जो बच्चों के एजुकेशन से रिलेटेड है वो एड ऑन करी गई थी यहाँ पर। और ये कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से बोरो किया है? USSR रशिया से बोरो किया है। ठीक है, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट, आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए। राजा चिल्लाई कमेटी, ये राजा चिल्लाई कमेटी जो है वो रिलेटेड है विद टैक्स रिफॉर्म। कई बार कमिटीज़ और किस कमेटी किससे रिलेटेड है ये भी पूछते हैं अक्सर, है ना, तो ये टैक्स रिफॉर्म से रिलेटेड है। KV कामत कमेटी जो है ये रिलेटेड है विद द रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन से संबंधित है। बलवंत राय मेहता कमेटी आपको पता ही है, 1957 में आई थी, जो कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से संबंधित थी। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पार्ट के अंदर इतने ही क्वेश्चंस को करेंगे हम लोग। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा आप सभी को रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, तो शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इस पर्टिकुलर सेशन का जो PDF है उसका आपको टेलीग्राम चैनल पर लिंक मिल जाएगा, PDF बेसिकली अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी और पार्ट के अंदर। थैंक यू फॉर